ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, लग रहा है मौसम बदल रहा है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूं कि यहां की इकाई ने राष्ट्रीय कार्य समिति की योजना की, भव्य स्वागत किया, उत्तम व्यवस्थाएं की और आज कर्नाटक के नागरिकों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिल गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं पहले भी कर्नाटक में आया हूं। आज फिर एक बार मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। आप अनुभव करते होंगे कि गत कई वर्षों से एक निराशा का माहौल था, आशंकाओं का माहौल था। अखबार खोलो, टीवी चालू करो, हर दिन एक नए भ्रष्टाचार की घटना की खबर आया करती थी, एक नए कांड की खबर आया करती थी। देश का नौजवान अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गया था। सारे विश्व ने भारत के प्रति अपना नजरिया बदल दिया था, मुंह मोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि अब भारत अपना भविष्य बनाने की ताकत खो चुका है, दिशा से भटक चुका है। पता नहीं अब भारत बचेगा कि नहीं बचेगा। इस प्रकार का माहौल पूरे एक दशक तक विश्व भर के मन पर छाया हुआ था और ऐसे समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 30 साल के बाद पहली बार
पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का अवसर दिया है, हम आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। आपकी सर आशा आकांक्षाओं के मानदंड पर खरे उतरेंगे, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपको। मैं 10 महीने के अनुभव से कह सकता हूं, इस देश को पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम पिछड़ जाएं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम विकास की गति में उल्टी गिनती की ओर चल पड़े। कोई कारण नहीं है। और 10 महीने में हमने अनुभव किया है, अगर देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद हो, नियत साफ हो, तो निर्णय भी सही होते हैं और नतीजे भी सही होते हैं। भाइयों बहनों, जब दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं तो हम पर आरोप क्या हो रहा है, हमारी आलोचना क्या हो रही है? हमारी आलोचना एक ही हो रही है, उछल उछल करके यही बताया जाता है, ये तो हमारे जमाने से था, ये तो पहले हमने भी सोचा था, ये तो पहले हमने भी किया था। भाइयों बहनों, हो सकता है कुछ बातों में नीति समान दिखती हो, लेकिन कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। और हमारी नीयत, आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी, मैं जब मेरे पास फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं 2007 में कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है, 2014 तक लटकता पड़ा है। 2011 का प्रपोजल है, 2014 तक लटकता पड़ा है। मैं हैरान हूं, ये लोग करते क्या थे? भाइयों बहनों, ऐसे सैकड़ों प्रकल्प जो 2-2, 5-5, 7-7 साल से लटके पड़े थे, एक के बाद एक उसके फैसले कर लिए, निर्णय करने की हिम्मत जुटाई, गलत होगा तो उसको ठीक करने की दिशा दी, और ठीक था तो आगे बढ़ने की दिशा दी। और आज हिंदुस्तान हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेज गति से चल पड़ा। कुछ लोग हमें टोने मारते रहते थे, मोदी जी चुनाव में तो काले धन की बड़ी बातें करते थे, कहां है काला धन? काला धन कब आएगा? काला धन आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया भाइयों बहनों, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो इतना चीखना चाहते थे, इतना चिल्लाना चाहते थे कि सत्य की आवाज दब जाए। लेकिन सत्य की आवाज कभी दबती नहीं है, समय आने पर वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुखर हो जाती है। और आपने देखा होगा, सरकार बनने के बाद
पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय किया? 3 साल से दिल्ली में बैठी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी काले धन के संबंध में निर्णय करने को तैयार नहीं थी, एसआईटी बनाने को तैयार नहीं थी। हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनाने का निर्णय कर लिया और एसआईटी ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईटी अपना रिपोर्ट दे रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। हम विश्व के देशों के पास गए, G20 समिट में गए। विश्व के कई नेता ऐसे थे जिनका चेहरा पहली बार देखने का अवसर आया था। मैं नया था, लेकिन मुझे पता था मोदी भले नया हो, अनुभव कम हो, लेकिन देश चिर पुरातन है। 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है। और मैंने विश्व के देशों के साथ आंख में आंख मिलाकर के कहा कि हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सारे दुनिया के देश हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमारी मदद कीजिए, हमें जानकारी दीजिए। और G20 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत की इस बात को माना, प्रस्ताव स्वीकार किया। हमने वैश्विक फलक पर भी एक प्रयास किया। और अब संसद में जब बजट सत्र आया तो हमारे वित्त मंत्री जी ने, श्रीमान अरुण जेटली जी ने बजट भाषण के अंदर वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में काले धन के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून लाने का देश की जनता के सामने विश्वास प्रकट किया। और इसी पार्लियामेंट सत्र के पहले दौर में काले धन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का कानून प्रस्तुत कर दिया गया। भाइयों बहनों, बिल पार्लियामेंट में ला दिया गया। और आज आपने देखा होगा, बजट के भाषण तक, जब तक अरुण जेटली जी का भाषण नहीं हुआ था, काले धन को लेकर के मजाक उड़ाई जाती थी। और जब बजट के भाषण में उस क्या क्या करने वाले उसका जरा खाका खींचा गया, और जब प्रत्यक्ष रूप में काले धन का कानून लाने के लिए संसद में बिल प्रस्तुत कर दिया गया, ये मजाक करने वालों के मुंह पे ताला लग गया। अब उनको पता चला कि अब क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जो गया है वो लाना भी है, लेकिन अब नया ले जाने की कोई हिम्मत न करे, ये प्रबंध भी हमने करना है और उसको हमने किया। देश का भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश है और मेरी देशवासियों ने मुझसे अपेक्षा की है कि मोदी जी कम से कम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए। और मैं देश को वादा करता हूं, जिस इरादे से आपने मुझे काम दिया है, आपका वो इरादा पूरा करके रहूंगा। आप देखिए, कोयला, जब पार्लियामेंट के चुनाव के वर्षों में हम कोयले की चर्चा करते थे, चुनाव सभाओं में बोलते थे, तो कई लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। सरकार में उस समय जो लोग बैठे थे वो तो कहते थे ये बढ़ चढ़ करके आंकड़े दिए जाते हैं, सब झूठे हैं, फालतू है। और आंकड़ा इतना बड़ा था, 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि आंकड़ा भी लोगों को भारी लगने लगा था।
तो लोग भी कहते थे नहीं यार हुआ तो होगा लेकिन इतना नहीं हुआ होगा। ये खा तो गए होंगे, ले तो गए होंगे, लेकिन इतना थोड़ा ले जाते हैं। ये रकम इतनी बड़ी थी कि देशवासियों को इस चोरी के माल पर भी शक होने लगा था कि शायद इतना नहीं होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आपने जो सरकार बनाई जिसने कोयले में हाथ डाला, पहले कोयले में हाथ डाला था तो तिजोरियां भरने लग गई थी लोगों की। हमने कोयले में हाथ डाला, कोयले को हीरा बना करके देश के सामने समर्पित कर दिया है भाई। देशवासियों को हमने समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत को रहते अनाप शनाप अपने यार दोस्तों को कोयले की खदानों का आवंटन करने के कारण 204 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हमारी सरकार नहीं थी, सितंबर में अचानक एक निर्णय आया और हालत ऐसी थी कि 31 मार्च के पहले हम एक के बाद एक फैसले न करते तो देश के बिजली के कारखाने बंद हो जाते, देश अंधेरे में डूब जाता, 1 किलोग्राम कोयला मिलना मुश्किल हो जाता। यह परिस्थिति पैदा हो गई, उनके पाप के कारण पैदा हुई। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। कठिनाई थी, कोयले में हाथ लगाना मतलब बेआबरू होना निश्चित था, लेकिन नीयत साफ थी मेरे भाइयों बहनों, नीयत साफ थी। हमने हिम्मत की, कोयले में हाथ लगाया और इस संकल्प के साथ लगाया अब कोयले को हीरा बना करके छोड़ेंगे। और आज भाइयों बहनों हमने करके दिखाया। अभी 204 में से सिर्फ 20 खदानों का ऑक्शन किया है, 20 का, ओनली 20 आउट ऑफ 204। और 20 का ऑक्शन कर करके 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम देश के खजाने में आए हैं 20 में से। अब बताइए 204 में 1,74,000 करोड़ की शिकायत थी, सिर्फ 20 में 2 लाख करोड़ आ गए तो 180 का जब होगा तब कितनी बड़ी रकम देश की तिजोरी में जमा होगी, 125 करोड़ देशवासियों के पास पहुंचेगी। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों। मुद्दा नियत का है और हमारी नियत साफ है और उस साफ नियत का कारण है कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में व्हाट्सएप पर देख लीजिए, पिछले 1 साल पर व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर 2G 3G न जाने कितने जी की मजाक चलती थी। ये जी वो जी, ये जी वो जी, पता नहीं क्या क्या चलता था। चारों तरफ स्पेक्ट्रम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हमने स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर दिया। स्क्रीन पर मीडिया के लोग बैठ करके देखते थे कि ऑक्शन कैसे हो रहा है और सप्ताह भर चलता रहा ऑक्शन। और भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने कभी कमाया नहीं था उससे ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऑक्शन के अंदर आज हिंदुस्तान की तिजोरी में पैसा आ गया। भाइयों बहनों, अगर नीयत साफ हो, ईमानदारी के साथ देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अगर हिम्मत के साथ कदम उठाए जाए तो देश को प्रगति से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमने अनुभव किया है भाइयों बहनों और हम करते चले जा रहे हैं। छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक हमें देशवासियों पर भरोसा है। हम देशवासियों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। देश ने पहली बार एक नए प्रकार का रेल बजट देखा है। कल्पना ही नहीं थी देश को कि ऐसा भी कोई रेलवे बजट हो सकता है क्या। नहीं तो पहले रेलवे बजट क्या हुआ करता था, एमपी अपने अपने इलाके में रेलवे की सुविधा को लेकर के चिट्ठियां लिखते थे कि ये ट्रेन बढ़ा दो, इधर डिब्बा बढ़ा दो, इधर सीटें बढ़ा दो, यहां स्टॉपेज बढ़ा दो, यहां प्लेटफॉर्म पर ये व्यवस्था कर दो। ये जो एमपी
चिट्ठियां लिखते थे, रेलवे मिनिस्ट्री उसका कंपाइलेशन करती थी और ये एमपी की चिट्ठियों के कंपाइलेशन में से 10-15%, 20%, 25%, 30% जो हो सकता था उसको लिख करके देते थे। उसको रेलवे का बजट माना जाता था। रेलवे बजट यानी इतनी ट्रेन आएगी, इतने डिब्बे आएंगे, इतने स्टॉपेज आएंगे। पहली बार देश के सामने आने वाले 10 साल में रेलवे कहां होगी, देश के सामान्य मानवी को रेलवे के माध्यम से क्या लाभ होगा, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा कैसे होगी, सामान्य नागरिक को सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, बारीकी से विचार करके देश के सामने पहली बार एक विजन के साथ रेलवे बजट प्रस्तुत किया। और उसका कारण यह हुआ है, आज दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश भारत की रेलवे में पूंजी निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के राज्य रेलवे के साथ पार्टनरशिप करके अपने अपने राज्य में रेल बिछाने के लिए पूरी ताकत के साथ हिस्सेदार बनने के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो रेल कभी मरी पड़ी थी, जिसका सिग्नल पड़ा ही रहता था, वो रेल अब तेज गति से दौड़ने वाली है। लोग उसमें जुड़ने के लिए तैयार हुए। आर्थिक विकास में जब रेलवे की सुविधा बढ़ती है तो गरीब की सुविधा बढ़ती है, सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास होता है। और हमारी प्रायोरिटी वो है, हमने उस प्रायोरिटी को बल दिया है। हमने सपना देखा है डिजिटल इंडिया का, और मैं इस शहर में हूं जिस शहर में आईटी प्रोफेशंस पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत की शान बनाई है। ऐसे नौजवान इस धरती पर देश की सेवा कर रहे हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना इस देश के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पिछले 20 साल में न हुआ हो इतने बड़े रोजगार की संभावनाओं लेकर के आया है। लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क खड़ा करना रोजगार की कितनी संभावनाएं पैदा करेगा। और धीरे धीरे जिस देश में जनसंख्या से ज्यादा मोबाइल फोन हो, उस देश में मोबाइल गवर्नेंस की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। हम धीरे धीरे देश को मोबाइल गवर्नेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जहां मोबाइल गवर्नेंस होता है वहां गुड गवर्नेंस स्वाभाविक होता है। जहां गुड गवर्नेंस होता है वहां ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य होती है, जहां पर क्विक डिसीजन प्रोसेस होती है, जहां अकाउंटेबिलिटी होती है। और डिजिटल इंडिया के द्वारा हम नागरिकों को उत्तम से उत्तम सेवा दें, इस सपने को पूरा करने का हमारा प्रयास है। मोबाइल गवर्नेंस की ओर देश को ले जाना, नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन की दिशा में ले जाना, यह हमारी कोशिश रही है। और उसके कारण आईटी प्रोफेशन के लोगों के लिए कितने बड़ी व्यवसाय की संभावनाएं बढ़ने वाली है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली है, एंटरप्रेन्योर के लिए अवसर पैदा होने वाला है, और देश एक नई इकोनॉमी की ओर नई ताकत के साथ खड़ा रहने वाला है। भाइयों बहनों, हम प्रारंभ से कहते आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। भूतकाल में दिल्ली को इतनी बुरी आदत लग गई थी, इतनी बुरी आदत लग गई थी, शायद ये आदत अंग्रेजों ने विरासत में छोड़ी थी, मुगल शासकों ने विरासत में छोड़ी होगी, और दिल्ली में बैठने वालों को यही लगता था कि हम ही सब कुछ है, राज्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, राज्य है, वो तो मांगने वाला है, हम देने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत का जिसका संघीय ढांचा है, दिल्ली में बैठने वालों की सोच ने देश को बहुत नुकसान किया है। हमने सोच बदली है,
और हमने राज्य को भी राष्ट्र निर्माण में दिल्ली सरकार और राज्य सरकार को हमने पार्टनर माना है, एक दूसरे का साथी माना है और कंधे से कंधा मिलाकर के काम करके देश का भाग्य बदलने के लिए सबको हमने निमंत्रित किया है। किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारें समान है। सब सरकारों को विकास के कार्यक्रमों में जितनी मदद हो सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। और इसीलिए नीति आयोग का निर्माण हुआ है। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्रियों की कमेटियां दिल्ली सरकार की नीतियां कैसी हो उस पर विचार विमर्श कर रही है। किसी ने सोचा होगा कि देश के राज्य अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के आधार पर दिल्ली में कैसी नीतियां बने उसका संकेत दे और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोत्साहित करे। ये दिन पहले कभी ने सोचे भी नहीं होंगे भाइयों। हमने एक बदलाव लाया। हम चाहते हैं राज्य मजबूत बने, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अगर कर्नाटक पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान आगे कहां से बढ़ेगा? अगर गोवा पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बिहार पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? बंगाल पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से आगे बढ़ेगा? और इसलिए भारत को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को भी ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को भी ताकत देनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हम निर्णय कैसे करते हैं मैं नहीं जानता हूं। कर्नाटक के अखबारों में ये चीजें आई है कि नहीं आई है? कर्नाटक सरकार ने इन चीजों का स्वागत किया है कि नहीं किया है? लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, पक्की खुशी होगी भाइयों। पहले 13th फाइनेंस कमीशन में पिछले वर्ष कर्नाटक को क्या मिला था? कर्नाटक को 14,600 करोड़ रुपए मिला था 13th फाइनेंस कमीशन में। हमारी सरकार आने के बाद 14th फाइनेंस कमीशन में कर्नाटक सरकार को 14,600 करोड़ से जंप लगा करके 24,800 करोड़ रुपए देने का तय किया। 60 साल की यात्रा में 14,000 करोड़ पहुंचे थे, हमने एक साल में 24,000 करोड़, करीब करीब 25,000 करोड़। कितना बड़ा! क्योंकि हम राज्यों पर भरोसा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य इन पैसों का उपयोग ढांचागत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की पक्की नींव, इन कामों के लिए रुपयों का उपयोग करे। इस आशा और अपेक्षा के साथ दिल्ली की तिजोरी हमने खाली कर दी है। और हमें रखना भी किसके लिए है भाई? हमने उसमें से निकालना तो है नहीं कुछ। हमने राज्यों पर विश्वास किया है। पिछली 13th फाइनेंस कमीशन के 5 वर्ष दरमियान 2010 से 2015 कर्नाटक को 61,600 करोड़ रुपए मिले थे 5 साल में। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या मिलेगा? 61,700 करोड़ से नेक्स्ट 5 ईयर में जंप लगेगा 1,83,500 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 197% इजाफा, करीब करीब 200% इजाफा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली, यहां सरकार किस दल की है, मुख्यमंत्री कौन है, दल क्या है, सरकार कैसी चलती है, ऐसी तराजू के आधार पर नहीं,
राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, सबको साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के कैसे चले, दल से बड़ा देश होता है। इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक हिंदुस्तान का गांव आगे नहीं बढ़ता। जब तक गांव आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक किसान के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और इसलिए किसान को समस्याओं से मुक्त कैसे करना, किसान को ताकतवर कैसे बनाना, टुकड़े फेंक करके हमने कभी किसानों का भला नहीं हुआ है, मानना पड़ेगा। किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। किसानों को भी गांव में पक्का रोड चाहिए, किसानों को भी खेत में पानी चाहिए, किसान को भी घर में 24 घंटे बिजली चाहिए, किसान के यहां मजदूरी करने वाले गरीब को भी रहने के लिए अपना घर चाहिए। भाइयों बहनों, क्या गांव में रहने वाले व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बंगलुरु शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो सुख सुविधा हमें मिलती है, ऐसी सुविधा गांवों में भी आनी जरूरी है। 60 साल तक हमने गांवों को अन्याय किया है, किसानों को अन्याय किया है, उसे मजबूरी में जीने के लिए नीतियां ऐसी बनाई है। आप जानते होंगे भाइयों बहन, मैं धरती पर लोगों के बीच जीने वाला इंसान, मैं आसमान से टपका हुआ इंसान नहीं हूं। गरीबों के बीच, किसानों के बीच, गांव वासियों के बीच बचपन गुजारते गुजारते आज यहां आया हूं, और इसलिए उनके दुख दर्द को भली भांति समझता हूं। आज मुझे मालूम है भाइयों बहनों, मैंने ऐसे गरीब किसान देखे हैं जिन्होंने बेटे को चपरासी की नौकरी मिल जाए, जमीन है 2 बीघा 5 बीघा जमीन है उसके पास, लेकिन बेटे को कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए, कहीं ड्राइवर सीख ले, कहीं ड्राइवरी की नौकरी मिल जाए, इसलिए रिश्वत देने के लिए अपनी 2 बीघा 5 बीघा जमीन में से एक टुकड़ा जमीन बेच करके उन पैसों को ला करके रिश्वत दे करके बेटे को चपरासी बनाने के लिए वो मजबूर होता था। किसान की जमीन कैसे गई, कहां गई? बेटे को चपरासी की नौकरी देने के लिए, जमीन बेचने के लिए हमारी सरकारों ने इसे मजबूर किया। क्या इन किसान को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस किसान का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी पहली कोशिश है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा किसान को पानी मिले। हमारी दूसरी योजना है उसकी जमीन की रक्षा हो। आज उसकी जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी है कि जितनी पैदावार होनी चाहिए होती नहीं है। उसकी जमीन समृद्ध कैसे हो, उसकी जमीन बीमारी से मुक्त कैसे हो, दवाइयां डाल डाल करके, फर्टिलाइजर डाल डाल करके अज्ञान के कारण जो फसल हो नहीं सकती, ऐसी फसल डालने के कारण उसकी जमीन तबाह हो गई है। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला है। उस सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा किसान, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर पहले कहता है कि जरा लेबोरेटरी में जाकर के ब्लड टेस्ट करवा के आओ, ब्लड की रिपोर्ट निकाल के लाओ। जैसे मनुष्य के शरीर का हेल्थ कार्ड होता है, वैसे ही ये धरती माता का भी हेल्थ कार्ड होता है।
भारत मां की जय बोलने वाले हम लोगों के लिए ये भारत माता का, ये धरती माता का, ये पृथ्वी माता का, ये किसान जहां से अपनी गुजारा करता है, जो किसान हम सब का पेट भरता है, वो मां बीमार तो नहीं है, वो धरती माता बीमार तो नहीं है। पूरे देश में ये सॉइल हेल्थ कार्ड का परीक्षण करके किसानों को सही मार्गदर्शन मिले, अरबों खरबों रुपया खर्च करके किसान की जमीन को ताकत देने का हमने का अभियान उठाया है। भाइयों बहनों, सही बीज मिले, उपयुक्त जमीन रहे, आवश्यक पानी मिले, अगर इतना कर लेंगे तो मेरे देश के किसान में ताकत है। वो पत्थर पे लात मार करके सोना पैदा कर सकता है, ये ताकत है। हमारे किसान की जो ताकत है, वो ताकत को हम पहचानते हैं, उसे मजबूती देने का हमारा प्रयास है। जो फसल पैदा होती है उसको सही मार्केट मिले, उस दिशा में हमारा प्रयास। वैल्यू एडिशन हो। आज देश का पशुधन खत्म हो रहा है और मैं हैरान हूं, जो लोग किसान की जमीन की चिंता के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाने के लिए निकल पड़े हैं, राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए निकले हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि किसान के जीवन में अगर जमीन जितना जितना दुखदायक है, उतना ही अगर पशुधन गांव से खत्म हो जाएगा तो गांव का पूरा अर्थ कारण खत्म हो जाने वाला है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि पशुधन की भी रक्षा हो ताकि किसान की ताकत बढ़े। भाइयों बहनों, हम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विकास को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। 1/3 जो परंपरागत वो खेती करता है उसको आगे बढ़ाना, आधुनिक कैसे करना, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना, और प्रति हेक्टर ज्यादा पैदावार कैसे बढ़े, पैदावार की मूल्य वृद्धि कैसे हो। 1/3 खेत में ही वृक्षों की खेती, ट्री प्लांटेशन। हमारे यहां 2 किसान अड़ोस पड़ोस में होते हैं और डिमार्केशन के लिए बाड़ लगाते हैं। ये किसान की 2-2.5 फुट जमीन खराब होती है, उस किसान की 2 मीटर 1.5 मीटर जमीन ऐसे ही बेकार जाती है। ये तेरी खेती, ये मेरी खेती। उसी के कारण अगर ये बाड़ निकाल करके पेड़ लगा दिए जाए डिमार्केशन के लिए, वो पेड़ उसको जीवन में काम आएंगे और जमीन उपयुक्त ज्यादा होगी, ज्यादा जमीन मिलेगी। देश में कल्पना नहीं इतनी जमीन ये डिमार्केशन में बर्बाद होकर के पड़ी है। हम पूरा लैंड रिकॉर्ड को रिफॉर्म करके किसान की जमीन किसान को वापस मिले, इसका बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं। ये झूठ फैलाने वालों को मालूम नहीं है किसान की रक्षा कैसे हो। और तीसरा काम, पोल्ट्री का काम हो, दूध का काम हो, मत्स्य उद्योग का काम हो, खेती के साथ ये काम में बढ़ावा मिले ताकि मेरे देश के किसान को कभी पीछे मुड़ करके देखना ना पड़े। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान हमारा तिरंगा, तिरंगे झंडे में 3 रंग है और एक चौथा अशोक चक्र है ब्लू कलर का। एक प्रकार से चतुरंगी है हमारा राष्ट्र ध्वज। हम ये चतुरंगी क्रांति करना चाहते हैं। हरा कलर देश में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के पूर्व के राज्य हैं जहां विपुल मात्रा में जल के भंडार है, वहां पर देश सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करेगा। बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, ये राज्य सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करेंगे। सफेद रंग दूध क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन, पशुपालन, पशु की रक्षा। सैफरन कलर
सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन, सेफ्रॉन कलर ये ऊर्जा का कलर है। ऊर्जा क्रांति, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, हाइड्रो पावर हो, जितने भी तरीके से देश को ऊर्जावान बनाया जा सके, ऊर्जावान बनाने का काम हमने उठाया है। और चौथा कलर ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशन, हमारी सामुद्रिक शक्ति, समुद्र के अंदर जो सामर्थ्य पड़ा है, पेट्रोलियम हो, गैस हो, मत्स्य उद्योग हो, सामुद्रिक यातायात का मार्ग हो, एक हम ब्लू रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं ताकि देश के समुद्री तट के राज्य एक नई आर्थिक क्रांति का धरोहर बन जाए। भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्र के विकास के लिए हमें प्रेरणा देता है और उन्हीं 4 रंगों से चतुर्रंगी क्रांति के साथ हम एक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मेरे नौजवान, हमारी कोशिश है, जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, अगर उन नौजवान के हाथ में हुनर हो, उस नौजवान के हाथ में काम करने का अवसर हो, तो भारत का नौजवान भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। और इसलिए मेरे भाग्य विधाता, मेरे नौजवान साथियों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। कच्चा माल हम निर्यात क्यों करें, कारखाने यहां क्यों ना लगे, आयरन ओर बाहर क्यों जाना चाहिए, अगर आयरन ओर हमारा है तो स्टील का कारखाना यहां क्यों ना हो, स्टील का कारखाना यहां हो तो युद्धपोत यहां क्यों ना बने, टैंक क्यों ना बने, डिफेंस के अंदर हिंदुस्तान का नौजवान क्यों नई ताकत के साथ खड़ा ना हो जाए। भाइयों बहनों, मेक इन इंडिया, कल मैं रिजर्व बैंक में गया था, मैंने रिजर्व बैंक वालों को कहा, मैंने कहा भाई आपके लिए भी मेरा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है। वो चौंक गए। मैंने कहा मैं चाहता हूं अब हिंदुस्तान का बना हुआ कागज हो, उसी कागज पर हमारी करेंसी की नोट छपनी चाहिए। कागज भी हमारा, इंक भी हमारी, करेंसी भी हमारी और खर्च करने वाला देश का नागरिक भी हमारा। मेक इन इंडिया कहां कहां तक जा सकता है, किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम दुनिया को निमंत्रित कर रहे हैं, आइए। मैं यहां बंगलुरु में आया था, एयर शो के लिए आया था। मैं हवाई जहाज कैसे उड़ते वो देखने का मेरा काम नहीं था, मैंने दुनिया की कंपनियों को यहां बेंगलुरु में बुलाया था कि आइए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए आइए। आज भारत दुनिया के देशों से आत्मरक्षा के लिए बाहर से साधन लाता है। हमारे यहां कोई गोली चलाता है तो गोली भी विदेशी होती है। ये देश में बन सकता है। देश डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। नहीं इतना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत जैसा देश मदद भी कर सकता है। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। भारत की तो आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन छोटे छोटे देशों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़े। हमारे पास नौजवान है, टैलेंट है, अवसर है, अनुभव है। हम उस दिशा में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट का बड़ा अभियान चलाया, अलग डिपार्टमेंट बनाया है। और आज नौजवान को अगर हुनर मिल जाए तो कैसी चीजें कर सकता है, ये देश ने अनुभव किया है। ये देश कितना ताकतवर है। भारत के नौजवानों का कौशल्य देखिए। मंगलायन, दुनिया में कम से कम खर्चे में हम मंगल पर पहुंचे हैं। बंगलुरु में ऑटो रिक्शा में बैठोगे ना तो 1 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपया खर्चा लगता है। मंगलायन जाने का खर्चा 1 किलोमीटर सिर्फ 7 रुपया आया है।
ये हमारे नौजवानों का कौशल्य है, ये हमारे नौजवानों की ताकत है। जिस देश के नौजवानों के पास ये सामर्थ्य हो, बुद्धि हो, प्रतिभा हो, वो देश का रूप रंग बदल सकते हैं। और इसलिए मेक इंडिया के द्वारा, स्किल के द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा देश के नौजवानों के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण करने का हमारा सपना है। मुझे विश्वास है मेरे देशवासियों, गांव गरीब के लिए एक के बाद योजनाएं लेकर के हम चले। आपने देखा होगा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात बता रहे थे, लेकिन उससे मैं आगे बताना चाहता हूं। गैस सिलेंडर, उसकी सब्सिडी अब सीधी बैंक के खाते में नागरिकों के पास चली जा रही है। आप हैरान होंगे, पहले इतने चेक फटते थे जो इंसान कभी पैदा नहीं हुआ, जो बोतल का कभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ सिलेंडर का, जिस सिलेंडर में कभी गैस भरा नहीं गया, उसकी भी सब्सिडी जाती थी। कितनी चोरी होती होगी। हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया है 8,000 करोड़ रुपया नागरिकों के खाते में जमा कर दिए हैं, और उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में लीकेज को रोक दिया है। भाइयों बहनों, हमने मुद्रा बैंक लाए हैं। आपने कभी सोचा है कि सब्जी बेचने वाले का भी कोई सोच सकता है? दूध बेचने वाला, अखबार बेचने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, रोजमर्रा की पकोड़े भाजी बना करके बेचने वाला, ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। गरीब होते हैं, बेचारे साहूकार के पास पैसे लेकर के ब्याज और कर्ज में मर जाते हैं। हमने एक नई बैंक बना रहे हैं। इन छोटे छोटे लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको ये सरकार पूछेगी। मेरे भाइयों बहनों, उनका हाल पूछेगी, उनका हाल सुधार करेगी। अगले सप्ताह, अभी तो बजट में हमारे अरुण जी ने इसको प्रस्तुत किया, 8 अप्रैल को हम उसको लॉन्च कर देंगे और लोगों को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश को आर्थिक विकास के द्वारा नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, और देश के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करना है। आज पूरी दुनिया कहती है, जो लोग अभ्यास करने के आदी हैं, उन्होंने देखा होगा, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हो, उन सब ने कहा है आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है, उस देश का नाम भारत है। भारत मेरे भाई, और हम सब भारतीय इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा देश, जो कभी, आपको मालूम है कुछ देशों का समूह है जिसके लिए एक शब्द है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। 2 साल से दुनिया के आर्थिक विषयों के जानकारों ने कहा था कि ब्रिक्स कंसेप्ट है, वो अब लुढ़क जाएगा। क्यों? कि इसमें आई जो रखा है ना इंडिया का, वो मरा पड़ा है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है, इसमें ये दम नहीं दिखाएगा। आई निकल जाएगा, ये चर्चा हो रही थी। आज पूरे ब्रिक्स में आई सबसे स्ट्रांगेस्ट बन के खड़ा हुआ है मेरे भाई। ये ताकत है इस देश की। 10 महीने के भीतर भीतर भारत का लोहा दुनिया मानने लगी है, और उसका कारण 125 करोड़ देशवासियों का लोहा हम मानते हैं। हमारे लिए यह देश ताकतवर है 125 करोड़ देशवासियों के कारण। हमारे मन में देश आगे बढ़ेगा 125 करोड़ देशवासियों के कारण। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, स्वच्छता का अभियान हो, देश ने उठा लिया। हर व्यक्ति आज स्वच्छता की चर्चा करता है, कुछ न कुछ दायित्व उठाना चाहता है। कभी सोचा था कि इस प्रकार के आंदोलन, कभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था युद्ध के समय कि एक दिन सप्ताह में सोमवार को खाना एक टाइम छोड़ दीजिए, और ये देश, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था
कि आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, और ये देशवासियों ने लाल बहादुर शास्त्री पर भरोसा करके खाना छोड़ दिया था। ये ताकत है इस देश में। भाइयों बहनों, एक महीने पहले हल्की फुल्की आवाज में, बहुत जोरों से नहीं, योजना के तहत नहीं, सहज रूप से हमने लोगों के सामने एक बात रखी थी, कुछ यार दोस्त परिचितों के बीच में रखी थी। हमने कहा भाई, हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? ये 200-400 रुपए में क्या रखा है? हमने क्यों लेना चाहिए? ऐसे ही मैंने बात रखी थी। और मेरे देशवासियों, मैं स्वयं आनंद अनुभव करता हूं। करीब करीब 2 लाख लोग सामने आए और उन्होंने सामने आकर के अपनी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेना से मना कर दिया, वापस दे दिया। इसके कारण देश के करीब 100 करोड़ रुपया बच गए। यह सुनकर के मुझे लगा कि यह देश लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में था। देशवासी बदला नहीं है, वो आज भी देश को इतना ही प्यार करता है, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसलिए मैंने देशवासियों को कहा, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अगर आपके जेब पर तनाव नहीं है, तो मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं, आप भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए। और मैं ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी आप छोड़ेंगे, जो पैसा बचेगा वो सरकारी खजाने में जमा नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। मतलब घर में नहीं ले जाऊंगा। क्या करूंगा? अगर आप मानो बंगलुरु के 2 लाख लोग ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ देते हैं, तो मैं 2 लाख परिवार ऐसे ढूंढूंगा जो गरीब हैं, जो घर में लकड़ी जला करके चूल्हा जलाते हैं, घर में धुआं होता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या उन गरीबों को, उन बच्चों को, उस मां को जो लकड़ी जला जला करके धुएं में खाना पका रही है, क्या 21वीं सदी में मेरे देश में ऐसे परिवारों को ऐसे जीने के लिए मजबूर करना चाहिए? क्या उनको उसके नसीब पे छोड़ना चाहिए? क्या इनको इनसे मुसीबतों से बाहर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्या उन बच्चों को बीमार होने से बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लकड़ी जला करके धुएं में गुजारा करने वाली उस मां की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और इसलिए मैं देशवासियों कहता हूं, ये जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी बचेगी, वो गैस सिलेंडर उन गरीब परिवारों को दे दिया जाएगा, सब्सिडी उनको ट्रांसफर की जाएगी जिनके घर में लकड़ी के कारण चूल्हा जलाया जाता है, जिसको धुएं में बच्चों को बड़ा करना पड़ता है। अगर 1 करोड़ लोग गैस सिलेंडर छोड़ते हैं तो 1 करोड़ माताओं का भला होगा, 1 करोड़ परिवारों के बच्चों का भला होगा। और मैं मानता हूं आपको इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं मिल सकता। मैं देश के सांसदों को, देश के विधायकों को, देश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को, मैं देश के प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूं, आइए मेरे देशवासियों, आइए गरीब के घर में उन माता को बचाने के लिए मुझे साथ दीजिए। आप सिलेंडर छोड़ेंगे, वो सिलेंडर उस घर में मैं पहुंचाऊंगा। कितनी माताओं की सेवा होगी। हम मिलकर के देश की सेवा कैसे करेंगे, गरीब की सेवा कैसे करेंगे, यह संकल्प लेकर के आगे बढ़े और देश इन बातों को उठा लेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जैसे स्वच्छता की बात को उठा लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात को उठा लिया, उसी प्रकार से गिव इट अप, देने का भी आनंद लो, छोड़ने का भी आनंद लो, किसी के लिए कुछ देने की दिशा में आगे बढ़ो। आओ 125 करोड़ देशवासी मिलकर के हम भारत का भाग्य बनाए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार
कर्नाटक के भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। और विशाल संख्या में, चुनाव का माहौल न होते हुए भी इतनी बड़ी विशाल संख्या में आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, ताकत पूरी दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।